बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी का रिजल्ट जब से घोषित किया गया है तब से ही ये सवालों के घेरे में है। कुछ चीज़ों को लेकर के बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। जो चीज़ें सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने हालांकि जानकारी दी है, लेकिन वो पूरा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि कॉमन मेरिट बनाया गया है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, और चूंकि दोनों का पेपर का लेवल अलग अलग था, इस वजह से बिना नॉर्मलाइजेशन ये किया गया है, जो कि एक तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप समानता एक ही कॉमन मेरिट बना रहे हैं, समान मेरिट पर सबको अगर आंक रहे हैं, तो फिर जरूरी यह है कि दोनों का पेपर का लेवल एक हो, और पेपर का लेवल एक करने का एक ही तरीका है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए। चूंकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, क्योंकि जो रिजल्ट जारी किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हमारा बिना नॉर्मलाइज्ड स्कोर के ही रिजल्ट जारी किया गया है। उस कंडीशन में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है तो अभी कैसे अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं, और अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता तो इस रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ता, इसके बारे में एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं मेल और फीमेल के 10-10 कैंडिडेट को लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कैंडिडेट हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली मैनुअली कर पाना और समझा पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं मेल के 10 और फीमेल के 10 सैंपल को लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, किसी भी आयोग का कोई भी विरोध नहीं है। निश्चित तौर पर बीपीएससी आयोग ने जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है, और सालों साल तक सभी राज्यों में इसकी मिसाल दी जाएगी कि बीपीएससी ने कितने साफ सुथरे तरीके से परीक्षा को कंडक्ट कराया और प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई हैं रिजल्ट में, तो उसे स्वीकार करते हुए और उस गलतियों को दूर करने के लिए, या फिर अगर आप के द्वारा इन सभी चीज़ों को पहले कंसीडर आउट किया गया है, तो उसके संबंध में निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को विश्वास में लेकर के ही रिजल्ट जारी करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के। अगर उनको विश्वास में लेकर के अगर रिजल्ट जारी किया गया रहता तो इस प्रकार के सवाल उठते नहीं। ठीक है, यहां पर हम लोग किसी का भी विरोध नहीं है, लेकिन क्या चीजें हैं और क्या चीजें हो सकती हैं रिजल्ट में, इसके बारे में एक डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही साथ केवीएस पीआरटी के भी नॉर्मलाइजेशन पर कई सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा अगर आप बीपीएससी और केवीएस पीआरटी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेल और फीमेल का चूंकि पेपर अलग अलग हुआ था, यानी डिफिकल्टी लेवल अलग है। पहला वाला कॉलम आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने मेल का दिया है, और यहां पर पहले कॉलम में देखिए RS लिखा गया है। RS का मतलब है रॉ स्कोर, और उसके बगल में NS लिखा गया है। NS का मतलब है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ठीक है, और इसी प्रकार से फीमेल का समझिए, और इसी प्रकार से सिलेक्टेड कैंडिडेट का आप समझिए, मेरिट में कैसे कैंडिडेट आएंगे, और सेक्स यानी कि मेल और फीमेल की बात की जा रही है। और इसी प्रकार से अगर एक्चुअल सिलेक्शन होता, सही तरीके से अगर नॉर्मलाइज करके सिलेक्शन होता, तब किस प्रकार से चीजें परिवर्तित होती, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे जो सिलेक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है कि फीमेल और मेल को बिना नॉर्मलाइज किए जो टॉप में कैंडिडेट हैं उसका कॉमन मेरिट बना दिया गया। तो अभी के हिसाब से कैसे सिलेक्शन होता है, सबसे पहले ऊपर के मान लीजिए 10 बंदों को सिलेक्ट करना है। टोटल मेल और फीमेल मिलाकर के, मेल फीमेल मिलाकर के 20 कैंडिडेट हैं, और उनमें से हमें 10 का रिजल्ट देना है। तो ऊपर से टॉप को 10 को लेंगे आप, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि जो 50% रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए है। यानी कि नीचे से देखिए मैंने 5 गर्ल के लिए रिजर्व कर दिया है। 10 टोटल सीट है, उसमें से 50% यानी कि 5 ऑलरेडी गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, जिस पर मेल नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर के जो 5 सीटें मैंने छोड़ रखी हैं उस पर फीमेल जा सकती हैं, गर्ल्स जा सकती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। यहां पर जी का मतलब गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सीटें रिजर्व हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। इस पर केवल गर्ल्स ही जाएंगी। ये 10 का 50% यानी 5 सीटें रिजर्व हैं। बाकी का जो ऊपर का 5 सीटें बची हैं वो मेरिट के आधार पर गर्ल्स या फिर बॉयज यानी मेल या फिर फीमेल कोई भी जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि हमें कॉमन मेरिट बनाना है, यानी मेल और फीमेल दोनों में से देखना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा पाया हुआ है। तो फीमेल में देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है 81 नंबर। ठीक है, तो ये पहले नंबर मेरिट पर आ जाएंगी 81 नंबर, और इनका ये क्या हो जाएगा, ये गर्ल्स हो जाएंगी यानी कि जी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से 81 से कम कितना है, तो देखिए 81 से कम फीमेल में ही 80 नंबर है, तो यहां पर इनका 80 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गर्ल्स हो जाएंगी। आप फीमेल वाले में देखिएगा, उसके बाद से 80 से कम कितना नंबर है, ध्यान दीजिएगा। 80 से कम आप देखेंगे तो मेल और फीमेल मिलाकर के 80 से कम 74 नंबर है, तो 74 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी क्या है, गर्ल्स हैं।
74 के बाद कम कौन सा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में देखेंगे तो 74 से कम जो है वो 72 है, यानी 72 नंबर किसका सिलेक्शन हुआ, ये गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ। अब 72 से नीचे आप 71 नंबर देखिए किसका है, तो 71 मेल वाले में देखिए सबसे नीचे 71 नंबर है, यानी ये 71 मेल का सिलेक्शन होगा, यानी बॉयज़ का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बॉयज़ एक सिलेक्ट हो रहा है, बाकी की ये जो 5 सीटें ओपन थी, ऊपर की जो 5 सीटें ओपन थी वो तो बंदा मेरिट के आधार पर आ रहा था, अपने नंबर के आधार पर आ रहा था, यानी कि अब बॉयज़ का सिलेक्शन यहाँ से रुक जाएगा। नीचे जो है वो केवल गर्ल्स के लिए सीटें रिजर्व हैं 50%, यानी कि अब 71 से नीचे आप मेल वाले में देखेंगे ही नहीं। अब 71 से नीचे आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल में देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे मेल में, क्योंकि 50% सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो अब फीमेल वाले में देखिए कि 71 से नीचे कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा 71 से नीचे देखिए कौन कौन है। 71 से नीचे आप देखेंगे तो उसके बाद से 65 है, ठीक है, 65 हो गया। अब 65 के नीचे देखिए, केवल गर्ल्स में देखना है, बॉयज में तो देखना ही नहीं है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो 65 के नीचे आप देखेंगे तो उसके बाद से 62 है, फिर उसके बाद से देखिए 61 है, फिर उसके बाद से देखिए उसके बाद से आपका 59 है, और अंतिम में 55 आएगा। यानी इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। 20 मेल, जो मेल और फीमेल मिलाकर के टोटल 20 थे, उसमें से जो हमें सेलेक्ट करना था 10 बच्चों को, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और इस 10 बच्चों में केवल एक बॉय सेलेक्ट हो रहा है, यानी एक मेल, और बाकी की फीमेल सेलेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, किया गया है, तभी इस प्रकार का रिजल्ट है। और वैसे भी आयोग ओवरलैपिंग को रोक नहीं सकता, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का जजमेंट है कि हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन है, अगर बंदा मेरिट में है तो वो ओपन सीट पर फाइट करेगा। आप जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है, बाकी की जो 50% बची वो बॉयज़ के लिए नहीं है, वो ओपन सीटें हैं जिस पर महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। अगर वो पुरुषों के लिए रख दिया जाता है तब तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 50% महिला के लिए और 50% बॉयज़ के लिए सीटें रिजर्व हैं। ऐसा तो है नहीं, केवल सीटें रिजर्व किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए। तो बाकी के जो 50% बच रहे हैं वो पुरुष के नहीं है, बल्कि वो ओपन सीट है जिस पर महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। तो अभी के हिसाब से इस प्रकार के सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये सिलेक्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने मेल और फीमेल को एक ही मेरिट पर नाप दिया, लेकिन ये मेरिट एक पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल अलग था। सबसे पहले आपको डिफिकल्टी लेवल को समान करना पड़ेगा। अब डिफिकल्टी लेवल समान कैसे होगा, तो इसके लिए आपने देखा होगा बैंक में, एसएससी में, रेलवे में जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का रूल अपनाया जाता है, उसको मैं बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले के अंतर्गत किया था। मैं यहाँ पर चीज़ों को आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेल जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके मार्क्स को जोड़ लीजिए। टोटल मार्क्स आता है 601, और टोटल मार्क्स में 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या 10 है, तो हमें एवरेज मिल जाएगा 60.1। ये मेल का एवरेज हो गया, ठीक है। फीमेल का एवरेज निकालिए, सभी मार्क्स को जोड़ देंगे तो आएगा 657 नंबर, और इनका एवरेज जो होगा 65.7 होगा। आप देखिए फीमेल में सबके मार्क्स अधिक हैं। क्यों अधिक हैं, क्योंकि फीमेल के मार्क्स, फीमेल का जो पेपर आया था रिस्पेक्टिवली आसान था मेल के पेपर से, और मेल वाले में देखिए सबके मार्क्स थोड़े कम हैं। क्यों कम है, क्योंकि इनका जो पेपर आया था वो रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा कठिन था फीमेल के कंडीशन में, ठीक है। और इसी वजह से आप एवरेज देखिए, मेल का 60.1 है और फीमेल का 65.7 है। अब चूंकि हमें दोनों को बराबर करना है, यानी कि दोनों का एवरेज समान होना चाहिए, यानी कि ये जो मेल का टोटल मार्क्स है और फीमेल का टोटल मार्क्स है, इन दोनों को जोड़ करके टोटल बच्चों की संख्या, यानी मेल और फीमेल मिलाकर के टोटल बच्चों की संख्या 20 है, तो इसको और इसको जोड़ करके 20 से भाग देंगे तो हमें ओवरऑल एवरेज पता चल जाएगा। कितना ओवरऑल एवरेज जो होगा वो हमें पता चल जाएगा, इसको और इसको जोड़ करके और 20 से भाग देने पर, ठीक है। वो ओवरऑल एवरेज आएगा 62.9। कितना आएगा, 62.9। अब यहाँ पर देखिए, हमें इस वाले एवरेज को भी इसके बराबर करना है और इस वाले एवरेज को भी इसके बराबर करना है, तभी तो सबका लेवल बराबर हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डेविएशन का यूज करना होगा, यानी कि हमें ये देखना होगा कि मेल का जो एवरेज है 60.1, उसको 62.9 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 62.9 में से अगर मैं 60.1 को घटाता हूँ तो हमारा डेविएशन आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल के लिए, डेविएशन मेल के लिए कितना आता है, ये आता है प्लस का 2.8, प्लस 2.8। क्यों, क्योंकि इतना था और हमें इतना करना था, यानी इसमें से इसको घटाया गया है। अब इसी प्रकार से अगर मैं डेविएशन निकालना चाहूँ फीमेल के लिए, तो चूंकि फीमेल का पेपर आसान था इसलिए इनका एवरेज इतना था, लेकिन हमें करना इतना है, इतना था और करना इतना है, यानी कि अधिक से कम करना है, तो जाहिर सी बात है इनका डेविएशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 62.9 देखिए 62.9
9 में से अगर हम लोग घटा देते हैं 65.7 तो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है वो 2.8 आता है। यानी कि अब प्रत्येक बच्चा, देखिए ये मेल के लिए डेविएशन हो गया 2.8 प्लस में, यानी प्रत्येक बच्चा प्रत्येक कैंडिडेट के मार्क्स में हमें 2.8 नंबर जोड़ना है। तो पहले कैंडिडेट में अगर मैं जोड़ देता हूं, देखिए पहले कैंडिडेट का नंबर है 56, इसमें हमें जोड़ना है 2.8, तो इनका मार्क जो बन जाता है वो बन जाएगा आपका 58.8। अब ये बच्चे का नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो गया, यानी मेल और फीमेल के स्कोर को एवरेज करते हुए, नॉर्मलाइज्ड करते हुए, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे कैंडिडेट का मेल में देखिए कितना था, 60 था, तो 60 में अब मैं 2.8 जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा 62.8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए 55 था, तो 55 में मैं 2.8 जोड़ दे रहा हूं तो ये हो जाएगा 57.8, ठीक है। इसी प्रकार से सबको जोड़ करके आपको स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त कर लेना है। देखिए सभी मेल का हमने नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से फीमेल का नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स में से 2.8 हमें घटाना पड़ेगा। घटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस आया हुआ था, क्योंकि महिलाओं का जो एवरेज था वो इतना था और हमें प्राप्त करना है इतना। ओवरऑल एवरेज महिलाओं का इतना था और ओवरऑल एवरेज हमें इतना करना है, यानी -2.8 सब में जोड़ना है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि सभी के मार्क्स में से, फीमेल के मार्क्स में से 2.8 हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको मैं घटा करके फिर आगे की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आयोग ने जो मेरिट बनाई है वो किसके बेसिस पर बनाई है? उन्होंने मेरिट बनाई है रॉ स्कोर के आधार पर, लेकिन एक्चुअल में मेरिट बनाना किसके आधार पर चाहिए था? वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर बनाना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। तो अब हमें इस वाली मेरिट से कंपेरिजन करना होगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर से। तो चूंकि 50% महिलाओं के लिए रिजर्व था, तो नीचे के 50% यानी 10 में से 5 सीटों को मैंने गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए मैंने रिजर्व कर दिया। बाकी के सीटों पर हम लोग अब देखते हैं, ऊपर वाला जो 5 सीट ओपन बच रहा है उस पर किसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद के सीटों पर हम लोग देखेंगे। देखिए मेल और फीमेल के नॉर्मलाइज्ड स्कोर में सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो इनका है 78.8। तो पहले इनका सिलेक्शन हो जाएगा 78.8 नंबर पर, और इनका सेक्स क्या है? ये फीमेल हैं, यानी कि गर्ल्स हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसके नीचे कौन है? इसके नीचे ये हैं 77.2 से 77.2, इनका भी सेक्स क्या है? ये गर्ल्स हैं, यानी फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए 77 के नीचे देखिए मेल में सबसे ज़्यादा किनका है? इनका है 73, और इससे ज़्यादा फीमेल में नहीं है, 73 से ज़्यादा फीमेल में नहीं है। इससे ऊपर वाले का हमने सिलेक्शन कर लिया। तो अब किसका सिलेक्शन होगा? अब होगा 73.8 का, और ये क्या है? ये मेल है, यानी कि बॉय है, ठीक है। अब देखिए फिर 73.8 से कम देखिए तो गर्ल्स वाले में आप देखिए 73.8 से कम देखेंगे तो ये वाले का सिलेक्शन होगा, यानी कितना नंबर है? 71.2। ये क्या है? इनका सेक्स ये गर्ल है, फीमेल है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 71 के नीचे आप जाएंगे तो 71 से नीचे 70, देखिए 70 किसी में नहीं दिया है। उसके बाद से 69 पर जब आप जाएंगे तो 69 इनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 69.2 पर ये किसका सिलेक्शन हो रहा है? ये गर्ल्स का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। किसका? गर्ल्स का। उसके बाद से देखिए यहाँ तक तो सीटें बिल्कुल क्लियर हो गई, और उसके बाद से जो भी सीटें बची हैं वो गर्ल्स के लिए ही बची हैं। अब उस पर मेल का सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि मैं पहले भी यहाँ पर केवल एक ही का बॉय का सिलेक्शन हो पा रहा था और अभी भी केवल एक ही बॉय का सिलेक्शन हो पा रहा है, लेकिन आप चीज़ों को देखिए, ये बॉय जो पहले 5वें नंबर मेरिट में आ रहा था, अब वो बॉय तीसरे नंबर मेरिट में आ गया है। और अगर आप लाखों की संख्या में ये संख्या लेंगे तो बॉयज़ की संख्या इसमें बढ़ेगी और महिलाओं की संख्या घट जाएगी जो ओपन सीटें हैं। मैं चूंकि यहाँ पर केवल 10 ही का तो आंकड़ा लेकर के चल रहा हूँ, 10 ही लड़के को सेलेक्ट करना है, लेकिन टोटल वैकेंसी कितनी है? 80,000 है। तो अब सोचिए जब आंकड़े आप बड़े लेंगे तो उस तरीके से चीज़ें वहाँ पर परिवर्तित होगी। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर चूंकि आयोग ने रॉ स्कोर से जो आपका मार्क आया हुआ है उसी से उन्होंने मेरिट बना दिया है, लेकिन मेरिट किससे बनना चाहिए था? मेरिट आपका बनना चाहिए था नॉर्मलाइज्ड स्कोर से। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर से मैं सिर्फ 10 बच्चों का उदाहरण ले रहा हूं, तो देखिए इस बॉय का स्कोर जो 5वें नंबर पर था उससे से तीसरे नंबर पर आ गया। यानी कि अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेंगे तो इसके हिसाब से और ज़्यादा बॉय उसमें ऊपर आएंगे ओपन वाली सीटों में, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड के कंडीशन में बच्चे जो मेल हैं उनका नंबर बढ़ेगा और जो फीमेल हैं उनका नंबर घटेगा नॉर्मलाइजेशन के रूल के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद से देखिए किसका सिलेक्शन होगा? गर्ल में अगर आप जाएंगे तो 69.2 के बाद से देखिए आपको नीचे जाना है, 69 से नीचे जाएंगे तो फिर इनका सिलेक्शन होगा। देखिए ये 62 वाले का, तो उसके बाद से
62.2 हो जाएगा। बाकी के सीटों पर अब मेल को तो देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये सभी गर्ल के लिए है। तो 62 से नीचे अब आप जाएंगे तो देखिए 62 से नीचे किसका है, 62 से नीचे यहाँ पर 59.2 का है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 59 से नीचे जाएंगे तो 58.2 का है इनका। उसके बाद से 58 से नीचे जाएंगे तो इनका हो जाएगा आपका 56.2 का, और उससे नीचे जाएंगे आप 56 से नीचे तो इनका हो जाएगा 52.2 का, ठीक है। इस प्रकार से मेरिट बनती है। ये चूंकि सीटें जो हैं वो ऑलरेडी रिजर्व थी महिलाओं के लिए, तो इस पर तो मेल के मेरिट को देखना ही नहीं है। यही सीटें केवल ओपन है जिस पर मेल और फीमेल दोनों जा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट का उदाहरण लेंगे तो चूंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 का ही उदाहरण लिया, तो देखिए मेल वाला जो पहले 5वें नंबर पर आ रहा था वो बढ़ करके 3रे नंबर पर आ गया नॉर्मलाइज्ड स्कोर की वजह से, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये बॉय और ऊपर चले जाएंगे और महिलाएं जो हैं वो नीचे चली जाएंगी। यानी कि ओपन सीट पर बॉयज़ की संख्या ज़्यादा हो सकती है अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसकी तुलना में, क्योंकि अभी जो मेरिट बना है वो रॉ स्कोर के आधार पर बना है। अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगा तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। ये निश्चित तौर पर इसको लेकर के आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपने अगर कॉमन मेरिट बनाया है, वो बिल्कुल सही बात है, कॉमन मेरिट ही बनना चाहिए, तभी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट पालन कर पाएंगे ओवरलैपिंग वाला। और ओवरलैपिंग तभी होगा जब नॉर्मल मतलब एक ही मेरिट बनेगा। लेकिन जो प्रोसीजर आपने अपनाया है वो प्रोसीजर गलत है। आप अगर एक मेरिट बना रहे हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन करिए। आपने बिना नॉर्मलाइजेशन के रॉ स्कोर के आधार पर मेरिट बना दिया, जिसकी वजह से जो मेल कैंडिडेट हैं उनको नुकसान हुआ है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको फायदा हुआ है। और अगर आपने नॉर्मलाइजेशन करके फिर मेरिट बनाई है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का स्कोर भी जारी करना चाहिए, ताकि जो सभी बच्चों के मन में संदेह है वो संदेह दूर होकर के आप उन सभी बच्चों को विश्वास में लेते हुए ये रिजल्ट जारी करते तो निश्चित तौर पर अभी जो पूरा विवाद मचा हुआ है वो विवाद शायद नहीं मचता। ये तो बात हो गई बीपीएससी की। अब बात करते हैं केवीएस की। केवीएस में इन्होंने बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया है, लेकिन अगर आप बीएड कैंडिडेट का लॉगिन करके नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखेंगे तो उनका भी नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर दिखा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बीएड को बाहर ही करना था तो उनका नॉर्मलाइजेशन करना नहीं था, सीधे बीएड को बाहर कर देते पूरा। उसके बाद से जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उन डीएलएड कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बीएड को चूंकि आधा मान लीजिए और आधा डीएलएड मान लीजिए, अगर आप केवल डीएलएड का नॉर्मलाइजेशन करते अलग अलग शिफ्ट में जो परीक्षाएं हुई थी केवीएस में, तो उसका आप देखेंगे कि मार्क्स जो एवरेज मार्क्स था वो कम होता। लेकिन चूंकि बीएड को आपने शामिल किया तो कई राज्यों में ऐसी स्थिति है कि डीएलएड जो होता है वो इंटरमीडिएट के बाद होता है, तो वहाँ के बच्चों का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन के लेवल से जाहिर सी बात है कम होगा, तो उनका मार्क्स ऑटोमेटिक कम रहेगा ही रहेगा जो इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड करके केवीएस की पीआरटी की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अब जो बच्चा ग्रेजुएशन है उससे तो इंटर वाले का लेवल कम ही होगा, तो जाहिर सी बात है जब आप बीएड को शामिल कर रहे हैं तो एवरेज जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर बढ़ गया है बीएड की वजह से। इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन केवीएस में हुआ है वो नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण जो आप मेरिट देखेंगे वो बहुत ज़्यादा चला गया है। मेरिट आप देखिए बहुत ज़्यादा जाने का यही कारण है कि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करते हुए उनका भी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में शामिल किया गया है। नॉर्मलाइजेशन में उनको बीएड को इंक्लूड किया गया है, लेकिन उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, यानी बीएड को बाद में फिल्टर आउट किया गया है। लेकिन प्रोसेस ये होना चाहिए था कि पहले बीएड को एकदम सेट एसाइड कर देते, बिल्कुल क्लियर उनको बाहर करते, उसके बाद जो डीएलएड कैंडिडेट हैं अलग अलग शिफ्ट वाले उनका आप शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज करते, उसके बाद जो स्कोर आता वो आपका फाइनल एक्चुअल नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता। लेकिन चूंकि बीएड को शामिल करते हुए नॉर्मलाइजेशन किया गया, इस वजह से जो फाइनल स्कोर है उसमें भारी उछाल देखने को मिला है। दोस्तों केवीएस, पीआरटी और बीपीएससी दोनों में अगर आप इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं तो आयोग को अवगत कराइए इन सभी चीज़ों को। ये देखने में केवल छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि बीपीएससी में केवल नॉर्मलाइजेशन करने से जो बच्चा मेल वाला बच्चा 5वें नंबर मेरिट पर आ रहा था वो 3रे नंबर मेरिट पर चला गया केवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और अगर मैं यहाँ पर केवल 10 बच्चों को सेलेक्ट करने का उदाहरण ले रहा हूँ, अगर सिलेक्शन हजारों की संख्या में होने लगे और लाखों की संख्या में अगर कैंडिडेट हों तो आप सोचिए कितना अंतर पड़ेगा अभी के रिजल्ट में और एक्चुअल सिलेक्शन के रिजल्ट में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से यहां पर स्पष्टीकरण कर दूं, किसी भी आयोग का कोई भी विरोध नहीं है, सभी आयोग ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है निष्पक्ष परीक्षा करा करके। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की चूक हुई है तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।